क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, जो जो कर रहे हो उसको छोड़ के क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। देखना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्वेश्चन 15 को। सुशील छोड़ दो, अब जो क्वेश्चन कर रहे हो अब इस पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट है 2012 का, 13 का, 14 का, 15 का, और इधर कॉमनली दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग। तो जो 2012 है वो ईयर एंडिंग है, इसका मतलब ये है कि ये 2011-12 होगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1/4 नहीं 31/3/12 वाला प्रॉफिट है। मतलब देखा जाए 2011-12 का प्रॉफिट हो गया ये लिखा तो मैंने 12 ही था। ऑन 1 दिसंबर 2013। अब ये देखो सेकंड पॉइंट शुरू हो रहा है मेन आपका, ये कौन सा ईयर हुआ? 1 दिसंबर 2013। 12-13 या 13-14? 12-13 गलत है यार, 1 दिसंबर 2013 ये वाला साल कहाँ पे जाके खत्म होगा? 31 दिसंबर 2014 को। तो ये जो आपका ईयर है ना, ये आपका ईयर है 2013-14, 13-14। 13-14 में क्या हुआ? एक मेजर रिपेयर। अब ध्यान से सुन लो वरना ये पॉइंट समझ नहीं आएगा। मेजर रिपेयर का मतलब है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कैपिटल नेचर। मेजर रिपेयर का मतलब है अगर समझ लो भूकंप आ गया, पूरी की पूरी बिल्डिंग मतलब गिर गई, तो उसको अगर हमें करवानी है रिपेयर, तो उस वाली रिपेयर को बोला जाता है मेजर रिपेयर। जहां पे आप, एक होती है एनुअल रिपेयर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर मेरे को घर पे पेंट करवाना है, मैं हर दिवाली पे करवा रहा हूं, ठीक है जी, उसको तो बोला जाता है नॉर्मल रिपेयर। जैसे समझ लो मेरी चेयर या टेबल जैसे है घिस जाती है, उसको पेंट करवाना पड़ गया, नट बोल्ट डलवाने पड़ गए, वो है नॉर्मल रिपेयर। वो रेवेन्यू नेचर की आइटम है, उसको प्रॉफिट में से कम किया जाता है, मतलब कि P&L अकाउंट में दिखाते हैं। अगर कोई चीज है मेजर रिपेयर, जैसे पूरे घर की रेनोवेशन हो रही है, मैंने चेयर, मतलब चेयर का थोड़ा सा ढांचा रह गया, सारी की सारी चेयर टूट गई, तो मेरे को सारा का सारा उसका स्ट्रक्चर नया बनवाना पड़ा। तो मेजर रिपेयर वाली चीज कभी कभार होती है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने, कैपिटल नेचर आइटम है, बैलेंस शीट। अब इन्होंने क्या कर दिया, देखो पहले मेरे को ये समझाना जरूरी था कि मेजर रिपेयर जो है वो बार बार नहीं होती, कभी कभार होती है। तो उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो बैलेंस शीट में आएगा एज एन एसेट्स, ना कि P&L अकाउंट में आप एज ए एक्सपेंस दिखाओगे। इन्होंने क्या किया, वॉज मेड, मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकरिंग 6,000 विच अमाउंट चार्ज टू रेवेन्यू, ब्रैकेट में लिखा हुआ है शोन इन P&L अकाउंट एज एन एक्सपेंस। है मेजर रिपेयर, बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी, इन्होंने कहां से चार्ज कर दी? रेवेन्यू से। कल भी मैंने आपको लिखवाया था इसके साथ, चार्ज टू रेवेन्यू का मीनिंग लिखवाया था आपको नोट्स में ना, क्वेश्चन नंबर P&L अकाउंट में। मतलब आपने इसको P&L अकाउंट में दिखा के ना चार्ज टू रेवेन्यू प्रॉफिट में से माइनस कर दिया है, जो कि गलत है। तो इसको आपने प्रॉफिट में ऐड करना है। अगर सिंपल सी बात बताऊं, ये एक तरह से एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस को आप लोगों ने गलती से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक करने के लिए क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। जबकि जो इसकी डेप्रिसिएशन होगी ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है द सम पेड इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज्ड। पढ़ के देखना लाइन एक बार। सम पेड, सम मतलब 6,000 जो पे किया है, एग्रीड टू बी कैपिटलाइज। अब इसको कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज करने का मतलब है उसको सच में बैलेंस शीट में दिखाओ। पहले आपने रेवेन्यू पे चार्ज किया है ना, प्रॉफिट में से कम कर दिया है, उसको ठीक करके उसको बैलेंस शीट में दिखाओ। अगर ये ना बोलते हमें फिर भी करना पड़ता। ये तो इन्होंने वैसे ही संस्कार बांट दिए। अब मैं अगर आपको कहूं बेटा आपका पेपर है जरूर जाना, तो सर आप नहीं बताओगे, हमने तो फिर भी जाना है। तो ये ऐसी बात थी वाहियात। तो कह रहे हैं इसको कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है जो गलती आपने कर दी उसको ठीक करो। फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। +1 में होता था सिलेबस, एक चैप्टर होता था डेप्रिसिएशन, आपको नहीं याद होगा, उसके अंदर 2 मेथड होते थे, SLM और WDV। तो ये WDV मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कह रहे हैं जो आपने 6,000 रुपया गलत एबनॉर्मल लॉस दिखाया, पहले तो उसको ऐड कर दो, जबकि माइनस क्या करनी चाहिए? उसकी डेप्रिसिएशन। तो उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। उसके बाद तीसरे पॉइंट के देखो मैंने डेंजर का साइन डाला हुआ है, आप भी डालो। पेपर में बहुत आता है ये वाला पॉइंट, थर्ड वाला। थर्ड पॉइंट कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। अब मेरे को ऊपर में से देख के बताओ कि ये पहले साल की बात कर रहे हैं, दूसरे की या तीसरे की?
क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013, मतलब कि ये 24,800 वाले की बात कर रहे हैं। उस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है ओवर वैल्यूड बाय 2400, इसकी हिंदी क्या बनी कि आपने 2400 रुपए को ज्यादा दिखा दिया है। अब मेरे को ना ये नहीं पता चलेगा मैंने प्रॉफिट ज्यादा दिखाया है या लॉस ज्यादा दिखाया है। एडी तू कैसे कह सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट होता है? यहाँ पे क्रेडिट साइड कहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि यस बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे ना ये वाला पॉइंट समझने के लिए आपको ना ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक 2013 का ओवर वैल्यू। अगर मुझे ये नहीं पता ना क्लोजिंग स्टॉक मेरी प्रॉफिट की आइटम है या लॉस की, यहीं पे ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो एडी और सुशील ने मिलजुल के आंसर दिए कि ट्रेडिंग की ये जो है ना प्रॉफिट की आइटम है। क्लास +1 में ना ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, देखना स्क्रीन पे। उसके बाय वाली साइड पे आती थी सेल्स और नीचे आता था क्लोजिंग स्टॉक। तो जो चीज क्रेडिट साइड वाली होती है वो प्रॉफिट होती है। सर अगर ओपनिंग स्टॉक होता, ओपनिंग स्टॉक देखो ये है, ओपनिंग स्टॉक एक खर्चे वाली आइटम होती है लॉस वाली, क्लोजिंग स्टॉक मेरी प्रॉफिट वाली। अब आप सोच के देखो, मैं यहाँ पे एक अमाउंट ले रहा हूं मेरे बिजनेस में जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो था 900 रुपए। अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, इन्होंने क्या गलती की है, पढ़ना पॉइंट नंबर 3। क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड दिखा दिया, मतलब इन्होंने 24 कितना था 2400, इन्होंने 2400 को ज्यादा दिखा दिया, मतलब इन्होंने टोटल दिखा दिया 3300। ये पी एंड एल अकाउंट है जो आपके सामने है। +1 में इसको ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बोला जाता था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट्स आते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आता था। सर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे क्यों आता है? क्लोजिंग स्टॉक हमारा प्रॉफिट कैसे हुआ? क्योंकि सोच के देखो यार, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है आपका स्टॉक जो दुकान में पड़ा है, उसको बेच के पैसा नहीं कमाओगे, तो जब पैसा कमाओगे वो इधर देखो सेल का पार्ट बन जाएगा। अभी बिका नहीं है यार, बिक जाएगा, तो बात तो सेम ही है ना। ये दोनों चीजें हैं तो आपके वही जो आपने माल बेचना है। यहां से प्रूफ होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना वो सेल की प्रॉफिट की आइटम होती है। तो जाके कल अपने टीचर से पूछना क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट की आइटम क्यों होती है। तो मैंने आपको रीजन बता दिया, वो इसलिए होती है क्योंकि उसको बेचेंगे, जब बेचेंगे तो सेल हो जाएगी, और सेल देखो क्रेडिट साइड पे आती है तो वो इसका पार्ट बन जाएगा यहाँ का, ऑब्वियस है इनकम है। अब आपने इनकम को क्या कर दिया, आपकी जो एक्चुअल इनकम थी वो थी 900 रुपए, आपने ज्यादा दिखा दी। तो ये जो 3300 रुपए है ये ठीक है या गलत है? गलत है। तो इसको ठीक करने के लिए आप 3300 में से क्या करोगे? माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट में आपने ऐड कर रखी है जो कि गलत है, इसलिए इसको माइनस कर दोगे। ओके है पॉइंट? लेकिन कहानी यहां नहीं खत्म होती ना, कहानी यहां से शुरू होती है। ये तो बेसिक है, ये बेसिक है जो आप लोगों को मैंने समझाया, और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कहानी तो इसके बाद से शुरू होती है। आप लोगों ने सुना हुआ है किसी साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। अब अगर ये वाला 2012-13 का प्रॉफिट है, 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक खत्म होता है, अगला साल कौन सा होगा? 1 अप्रैल। अगर ये 2012-13 है तो अगला साल तो होएगा 2013-14, और 2013-14 में आपने फिर से ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाना है। तो किसी साल का क्लोजिंग है वो अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाता है, तो ये 3300 रुपया इस साइड आ जाएगा, मतलब अगले साल के लिए वो खर्चा बन जाता है। अब अगले साल आपने खर्चा ज्यादा दिखा दिया, तो खर्चा डेबिट साइड पे खर्चे आते हैं, तो अगले साइड पे आपने वही का वही 3300 यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, और 3300 यहाँ पे नोट डाउन करने से आपका खर्चा बढ़ गया, तो अगले साल का प्रॉफिट तो डाउन हो गया होगा। सर वो कैसे यार? अगर आप खर्चे को ज्यादा दिखाओगे तो आपका प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा, जो कि गलत है। तो अगले साल के प्रॉफिट को आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि जब भी क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट आएगी वो एक जगह नहीं जाएगी, दोनों जगह जाएगी, एक उस साल एक उससे अगले साल। अगर बाय चांस पेपर में इसी क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक के बारे दिया होता तो उस साल को ठीक करते और उससे पिछले साल को, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। अगर मुझे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का डेटा दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का डेटा दिया हुआ है समझ लो 2012 का, तो आपको 2012 को भी ठीक करना पड़ेगा, साथ ही साथ अगले 2013 को भी। अगर बाय चांस मुझे क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक का समझ लो 2021 का, तो 2021 को ठीक करना पड़ेगा और 2020 को ठीक करना पड़ेगा। ये आप याद नहीं कर सकते, जितना याद करोगे उतना फंसोगे।
तो अब चीज आपको लॉजिकली ये समझनी है, जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक के हिसाब से सोचना है तो वो पिछले के लिए क्लोजिंग होगा। ठीक है जी, ये मैंने अब आपको लॉजिक बताया। इसके बाद मैं आपको एक क्रक्स बता देता हूं, बिल्कुल पहले इसी पे आ जाते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या था, क्लोजिंग स्टॉक आपने ज्यादा दिखाया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को ज्यादा दिखा दिया जो कि गलत है, उसको कर दो माइनस। तो जो उसके अगला साल होगा ना उसको रिवर्स कर दिया करो, उसको ऐड कर दो, ज्यादा सोचना ही मत। मैंने आपको वैसे लॉजिक बता दिया है, क्योंकि अगले साल अगर आपने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाने का मतलब है आपने खर्चे ज्यादा दिखा दिए। खर्चे ज्यादा दिखाने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा ना, तो फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वो गलत था। तो आप लोग सिर्फ एक साल का सोच लिया करो, दूसरा साल उसका अपोजिट होता है। ठीक है जी, मेन ये पॉइंट था समझने वाला, क्लोजिंग स्टॉक वाला। आगे है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज। लो जी, एनुअल वर्ड आ गया, मतलब कि हर साल। ये तो पॉइंट हमने कल भी डिस्कस किया था, एनुअल चार्ज मतलब हर साल होने वाला खर्चा। कह रहे हैं शुड बी मेड, तो ये तो सारे सालों में से माइनस कर देंगे हम, क्वेश्चन ही बोल रहे हैं। कह रहे हैं एक ना हर साल खर्चा होता है एनुअल चार्ज इंश्योरेंस का या मैनेजमेंट कॉस्ट का। सर मैनेजमेंट कॉस्ट क्या होती है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। कह रहे हैं शुड बी मेड, हर साल में से माइनस कर देना, कर देंगे। वेट जो यूज करने हैं 1 2 3 यूज करने हैं। कैलकुलेट 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चलो जी करते हैं स्टार्ट। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। साल दिए हुए हैं 12, 12 वाला साल कौन सा बताया था आपने, 11 12। लविश लिखना शुरू कर मेरे भाई। 2011 12, 12 13, 13 14, 3 साल है कि चौथा भी है, 14 15। लो जी प्रॉफिट्स गिवन। बताओ जी तीनों चारों सालों के क्या प्रॉफिट गिवन है। 20,000, वाह 24,800। कोई देखना ब्रैकेट में है चारों सालों में से सारे प्रॉफिट्स हैं। अब पढ़ो जी, पॉइंट नंबर 2 में क्या था, 1 दिसंबर 2013, यानी कि ये 13 14 की बात हो रही थी। 13 14 में क्या हुआ था, मेजर रिपेयर हुई थी जिसको आपने रेवेन्यू में चार्ज करके माइनस कर दिया था। रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट, चार्ज मतलब माइनस करना, तो आपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया था, प्लस कर दो। लिखो जी पॉइंट नंबर 2, मेजर रिपेयर 13 14 में कर दो जी प्लस, कितनी थी 6,000। कौन सी डेट पे ये वाली मेजर रिपेयर करवाई थी, 1 दिसंबर को। कह रहे हैं मेजर रिपेयर जो है ना वो आपने गलती से माइनस कर दी थी, तो अब हमने प्लस कर दी। एक्चुअल में इसकी डेप्रिसिएशन को माइनस करना होता है, वो आपने अपने आप सोचना है, वो क्वेश्चन नहीं बोलेगा। वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन करे 10% WDV, तो पहले करो लेस डेप्रिसिएशन 13 14 की। अगर 1 दिसंबर को ये वाली मैंने मशीन खरीदी है तो कितने महीने चलाई, दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 4 महीने की डेप्रिसिएशन 6,000 इंटू 10% इंटू 4/12 कितनी है 200। तो ये 200 रुपये माइनस करने। मेरे को एक बात बताओ, कोई मशीन मैंने 13 14 में ली तो अगले साल भी चलाऊंगा, तो अगले साल भी आपको उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। सर अगर ये वाली 12 13 में ली होती तो 3 साल डेप्रिसिएशन माइनस करते, यस। मतलब उसके बाद जितने भी ईयर आपके बच गए ना, तब भी हम सोचेंगे कि मशीन चल रही है, बेची थोड़ी है, तो अगले साल भी तो डेप्रिसिएशन लगती है। डेप्रिसिएशन तो हर साल लगती है। आगे फिर से करो लेस डेप्रिसिएशन, ये आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा, ये आपको अपने आप सोचना पड़ेगा डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट। नेक्स्ट जितने भी ईयर बचते हैं, सर अगर पहले साल मशीन खरीदी होती तो चारों साल डेप्रिसिएशन माइनस करते, क्योंकि जब बेची नहीं तो चला तो रहे होंगे। तो लेस डेप्रिसिएशन कौन से साल की आएगी अब, 14 15। कौन सा मेथड है, SLM या WDV। WDV मेथड कैसे होता था, जितने की मशीन है जो डेप्रिसिएशन लग गया उसको माइनस कर दो, बाकी वैल्यू कितने की बच गई
5800 की। WDV में होता था पिछली डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू पेंडिंग है ना, जो बच गई, उसके ऊपर फ्रेश डेप्रिसिएशन लगती है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो पूरे 6000 के ऊपर लगती। 5800 का 10/100 580। पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास वो था ना, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। लिखो जी ऐड, ऐसे ही लिख देते हैं, ऐड ओब्लिक लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ, कौन से साल का दिया हुआ था? 12 ईयर एंडिंग 31 मार्च 13, तो 12-13 हो गया। तो 12-13 में आपने प्रॉफिट को नहीं 12-13 में तो आपने पहले ही ज्यादा दिखाया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट को अगर आपने पहले ही ज्यादा दिखाया हुआ है और ज्यादा दिखा देंगे तो डबल गलती हो जाएगी। आपने ज्यादा दिखाया है उसको माइनस कर दो, तो 12-13 में से कर दो 12-13 में कर दो माइनस, कितना था? जैसे मैंने आपको बताया है ना, अगर आपने ये वाला सोच लिया माइनस करना है, ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक है तो अगले साल का ओपनिंग होगा, आगे सोचना ही मत, बस 2400 को ऐड कर दो, बात खत्म। इतना ज्यादा सोचना ही नहीं, एक का सोच लो, दूसरे का उसका रिवर्स कर दिया करो, अपोजिट। पॉइंट नंबर 4 तो बहुत इजी था, कह रहे हैं एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट है। एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट का मतलब होता है हर साल खर्चा होना है, हर साल खर्चा होना है, तो हर साल में से माइनस कर दो। लिखो जी लेस एनुअल कॉस्ट, एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट। एनुअल का मतलब हर साल, कॉस्ट का मतलब खर्चा, तो प्रॉफिट में से माइनस कर दो। कितनी अमाउंट थी? 4800 हर साल में से माइनस कर दो। याद रखना ये वाला क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी दूंगा मैं। तो जिसने लिखना है पहले ही लिख लो, 3-4 दिनों के बाद आपका ये वाले चैप्टर का टेस्ट होने वाला है। सैटरडे कल वाली क्लास में भी जो नए वाले बच्चे हैं जिन्होंने पिछला चैप्टर नहीं किया, वो शायद छुट्टी कर दूं, शायद, क्योंकि कल वाली क्लास क्या था, कल पिछले वाले चैप्टर को रिवाइज करवाना चाह रहा हूं मैं दोबारा से, है तो आप लोगों ने तो आना ही आना है। नए वाले 2-3 बच्चों को शायद देखेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, क्योंकि पिछला चैप्टर नहीं तो भूलते चले जाएंगे हम। टेस्ट तो लूंगा, टेस्ट ट्यूसडे का रखेंगे ना, पहले एक दिन के लिए थोड़ा सा रिवाइज भी करवाऊंगा, नहीं तो संडे रख लेंगे। लो जी, करेक्ट प्रॉफिट आ गए। नमन पहले का प्रॉफिट बताइयो। लविश कर यार, माइनस कर, थोड़ी हेल्प कर मेरी। लविश एक काम कर, तो तीसरे और चौथे साल का निकाल। पहले वाले का 20,200 में से 48 हो गए, 15,400। लविश तीसरे चौथे का कर दो, कोई सेकंड का करे, कोई थर्ड का। हरलीन आप चाबी खाने में बिजी हो, थोड़ा सा तो प्राउड फील कराओ, कोई चॉकलेट खाओ और खिलाओ। चाबी खा रहे हो, मैं नहीं खाता होता। चॉकलेट होगा तो पूछ लेना मेरे से। हिरिल कैलकुलेशन करो बेटा, चौथे साल की सेकंड का 17,600 है। तीसरे साल का लास्ट का 24,620। हाँ लविश, लास्ट का है 24,620, देखियो। चौथे का, तीसरे का किसी ने निकाला है? 22,620। एडी तेरा क्या है? 18,600। मैं 18,600 वाले पे वोट पे अभी जाना चाहूंगा, पुराने कस्टमर पे विश्वास। ऑनलाइन बेइज्जती कराता है सीधा। 20 कैसे आ सकता है? 22 बोला भाई, 22। पर 20 कहां से आ रहा है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। 22 आ रहा है सर, 20 नहीं आ रहा। 22 कह रहे हैं सर। बोलना एक बार, एक एक डिजिट। 22,620। मैं वही तो कह रहा हूँ, 6202। अरे चौथे साल का तो हो रखा है, तीसरे का बताओ नलायक को। 23,600 बता रहे हैं।
आप सर कर दो यार मेरा ये मतलब मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि 13-14 वाले साल में पीछे 80 है ही नहीं, 20 तो आ नहीं सकता ना, वो तो 14-15 वाले में था। लविश तूने किया यार तीसरे साल का। चलो जी 23,600 है, 23,400, 23,600, 23,800। आज लग रहा है कि केबीसी खेल रहा हूँ बड़े दिनों के बाद। 20 और 6 कितने होते हैं? 1 मिनट मैं अभी कर रहा हूँ यार। 23, 6, 26, 24,800, 24 और 1 मिनट यार, 24 और 2 26, 27,200, 27,200 में से 27,200। मेरा तो कुछ और ही आ रहा था, मेरा तो ये जा रहा था। मेरा आंसर इसको लॉक किया जाएगा। 23,400 वाली जनता हार गई, हमने बोला सर 23,400। मतलब जीत गई। अच्छा वेटेड एवरेज निकालना है कि सिंपल एवरेज देखना? एक काम करो ना, ठीक है, कॉमर्स वाले बंदे जुगाड़ लगाने में, एडजस्टमेंट करने में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन पता नहीं तुम्हारी शक्लों से नहीं लगता। वेट यहीं पे लिख दो, देखो दोबारा क्या टेबल बनाएंगे, वेट इधर लिख दो, बस वेट इधर लिख दो, प्रोडक्ट इधर निकाल लो। सर ये ठीक है? वेटेड एवरेज मेथड था ना, तो पहले का आ गया 15,400, 17, 34, 35,200, 23, 69, 70,200, 24, 96, 24, 98,000। तीसरे का ठीक है 70,200, यस सर। चौथे का 98, 040, 98। 480। ठीक है जी। अच्छा मेरे को अब इसका टोटल भी तो निकालना पड़ेगा ना साइड पे, चलो बाद में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट मैं बता देता हूँ, मुश्किल वाली कैलकुलेशन मैं करूंगा 10 आएगा। अरे मुश्किल वाली कैलकुलेशन मैं करता होता हूँ इस क्लास में। तो टोटल वेट आया 10, बहुत मुश्किल से निकाला मैंने। इसके लिए मेरे को 12-13 साल स्कूल पढ़ना पड़ा था तब जाके। चल तू बता क्या हंसी जा रहा है? टोटल प्रोडक्ट बता। 15,400 और 35, 50, 600, 50 और 70, 1, 20, 800, 1, 20 और 98, 1, 20 और 98, 2, 18, 480। मेरा ये आ रहा है यार, चौथे वाला कैसे टोटल करना है ना सबको? मेरा गलत है ये तो मैं देख रहा था, तुम्हें करना आता है कि नहीं? तो वेटेड 280 तो नहीं आएगा, 280 आ रहा है। 25928। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है 21,928। अब हमें निकालनी है गुडविल। गुडविल है 21,928 मल्टीप्लाई बाय ईयर। बताओ कितने गिवन है? ईयर कितने गिवन है? 2, 4, 3। इजी था सी, देखन था दो सही भी सी। 4, 3, 8, 5, 6। यार पीछे आंसर गलत दिया हुआ है, देखना एक बार पीछे आंसर क्या दिया हुआ है। पीछे आंसर क्या गिवन है नोट्स में, चैप्टर के एंड में देखो नोट्स में। ठीक दिया हुआ है, पीछे आंसर सही दिया हुआ है। मेरे वाले नोट्स में आंसर गलत दिया हुआ है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। चलो जी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैं जल्दी से बता रहा हूं, पहले ही सारा सॉल्यूशन बता दूंगा, करना अपने आप है बिना रिकॉर्डिंग। वो तू ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? माइक्रोस्कोप नॉन मेडिकल खत्म हो गया तेरी, कॉमर्स पे ध्यान दे, ऐसे ऐसे कैलकुलेटर पे। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स 2014-15 का 1 लाख, 2 लाख, 85,000, 50,000।
चलो जी, पहला पॉइंट आ गया मुद्दे का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मुझे मिलता है या मैं पे करता हूं? सोच के देखो, मिलता है। लेकिन मेरा जो बिजनेस है वो इन्वेस्टमेंट करने का है या अपनी गुड्स बेचने का? तो ये जो प्रॉफिट मिल रहा है ये मेरी एबनॉर्मल इनकम है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा? माइनस। लवी समझ ले मेरे भाई, ये एबनॉर्मल गेन है, 25,000 इंक्लूडेड है, 25,000 इंक्लूडेड है मेरे प्रॉफिट में, इंक्लूडेड है, जो कि मेरी बिजनेस इनकम नहीं है लेकिन प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, तो इसको माइनस कर देंगे। क्लोजिंग, अब देख लो जी, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। गुरजोत, सर है तो हमारा इस साल का प्रॉफिट प्रॉफिट है, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया है, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट देखे जाते हैं, बाहर वाली इन्वेस्टमेंट के नहीं। क्लोजिंग स्टॉक मेरा प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट को अंडर वैल्यूड करके दिखाया हुआ है कम, तो उस साल में प्लस कर देंगे, 16-17 में, 17-18 में माइनस कर देंगे। 50,000 इनकम ऑन द रिपेयर ऑफ कार। अच्छा जी, अब ध्यान से, अब ये वाला पॉइंट पिछले वाले मेजर रिपेयर का अपोजिट है, ध्यान से देख लेना। 50,000 मेरा इनकम हुआ, खर्चा हुआ रिपेयर ऑफ कार, ये रिपेयर है या मेजर रिपेयर है? तो ये प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, रोंगली डेबिटेड टू कार अकाउंट, इन्होंने इसको एसेट मान लिया और बैलेंस शीट में दिखा दिया। पिछले वाले पॉइंट में था एसेट्स वाली चीज को हमने पी&एल में दिखा दिया, यहाँ पे पी&एल वाली चीज को एसेट में दिखा दिया, मतलब आपने प्रॉफिट में से माइनस ही नहीं किया। तो इस क्वेश्चन में आपने 50,000 को माइनस कर देना है और जो इसकी डेप्रिसिएशन है उसको ऐड करना है। देखो, इन्होंने जब ये वाली अमाउंट को कार में दिखा दी होगी, कार में दिखाने का मतलब है एसेट साइड दिखा दिया होगा। कोई भी चीज को जब हम एसेट साइड दिखाते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करना शुरू कर देते हैं, तो इन्होंने भी कर दिया होगा, जो कि गलत था। तो इन्होंने डेप्रिसिएशन गलती से माइनस कर दी, तो उसको प्लस कर देंगे, और इन्होंने 50,000 को प्रॉफिट में से माइनस करना था लेकिन किया नहीं, तो उसको प्लस कर देंगे। पिछले वाले की अपोजिट ट्रीटमेंट हो गई। लॉस बाय फ्लड एबनॉर्मल लॉस है, क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। अच्छा जी, 6वां पॉइंट ये मेरा बनाया हुआ है, बुक में नहीं था, बाकी तो बुक में से चुराए गए पॉइंट्स हैं। 6वां पढ़ के देखो, परचेज ऑफ गुड्स इनकर्ड एंड टेकन इनटू अकाउंट। मैंने सामान खरीदा और मैंने किताबों में लिख भी लिया, तो बढ़िया है, लिखना भी तो था। सामान खरीदना मेरा नॉर्मल खर्चा है या एबनॉर्मल? तो नॉर्मल खर्चा है, उसको मैंने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, ओके है। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपको इग्नोर करना है, ये कंफ्यूजन के लिए था, कंफ्यूज करने के लिए, ताकि बच्चे इसको एबनॉर्मल लॉस समझ के प्लस कर दें। हैं क्या? तो मैं अच्छा बहुत हूं ना। कैलकुलेट द गुडविल एट 120% ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का 120% क्वेश्चन अपने आप करना है। रिकॉर्डिंग खत्म है आज के लिए, टाटा बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, क्वेश्चन करना है नालायकों, सिर्फ रिकॉर्डिंग बंद हो रही है क्या? होमवर्क दे दो, कराएं।